Okay, so today we are starting a very very interesting topic. टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन. ठीक है, लिख देते हो यहाँ पे सरफेस टेंशन. तो जैसे मैं बोल रहा था, इसके बहुत इंटरेस्टिंग से एक्सपेरिमेंट रहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं लगते इनके एक्सपेरिमेंट्स को करने में. आप इनके एक्सपेरिमेंट्स घर में भी कर सकते हो. ठीक है. चलो, तो देखो बच्चों, सरफेस टेंशन होता है क्या, पहले हम देख समझते हैं क्या होता है. थोड़ा सा थ्योरी में जाते हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा. कुछ क्लास में तो मैं आपको लाइव एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं. और अभी क्लास में नहीं है हम लोग, तो विल डू सम, आई शो यू सम. आइजर पुणे के कुछ आइजर पुणे हैज टेकन अ सेमिनार, स्टोरी ऑफ वाटर करके ऐसा उन्होंने लिया था एक सेमिनार. तो बहुत अच्छा सेमिनार था वो. उसमें ना उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करे थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड ऑल, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने. तो एनीवेज, तो सरफेस टेंशन बच्चों देखो होता क्या है. व्हाट ये सरफेस टेंशन, व्हाट्स एक्चुअली सरफेस टेंशन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपने कभी देखा होगा बच्चों, मॉस्किटोज जो रहते हैं ना, मॉस्किटोज, वो पानी के सरफेस पे बैठ, दे आर एबल टू सिट इन दिस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. मॉस्किटोज, या यू कैन मेक अ पिन फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज बिकॉज वाटर हैज सम सरफेस टेंशन. अभी सरफेस टेंशन होता है, पहले समझो क्या होता है, फिर मैं आपको अच्छी अच्छी पिक्चर्स दिखाऊंगा और भी हम लोग कुछ इसके एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे. देखो समझो मेरे पास एक कंटेनर है. ठीक है, आई एम हैविंग अ कंटेनर. तो इस कंटेनर में बच्चों, वी आर हैविंग सम वाटर मॉलिक्यूल्स सिटिंग ऑन द सरफेस. ठीक है. एंड वी आर हैविंग सम मॉलिक्यूल्स व्हिच आर डीप इनसाइड दिस वाटर. तो जो भी मॉलिक्यूल्स मेरे इस पानी की सरफेस के अंदर हैं, करेक्ट, जो भी मॉलिक्यूल्स मेरे इस पानी की सरफेस के अंदर हैं, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज, इस पानी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल, उनमें देखो सब जगह से इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, सब सब डायरेक्शन से. इनको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना, पढ़ा होगा आपने. तो ये तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा. ठीक है. लेकिन अब देखो, जो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे रहेंगे, नीचे तो भाई मेरे पास पानी आ गया यहाँ पे ना, डाउनवर्ड्स आई एम हैविंग सम वाटर. लेकिन अपवर्ड क्या है, ऊपर की सरफेस में क्या है? एयर है ना. तो एयर में ये थोड़ा फोर्स कम हो जाएगा. ऑब्वियस ही बात है ना, पानी पानी जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा एक दूसरे को, उतने फोर्स से एयर पानी को थोड़ी ना अट्रैक्ट कर रहा होगा. एयर का फोर्स तो थोड़ा कम होगा. ठीक है. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा बच्चों. इनफैक्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, क्योंकि सारे फोर्सेस इक्वल हैं. यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स छोटा है. उस तरह ये वाला फोर्स छोटा है, ये वाला फोर्स बड़ा है. तो बेसिकली आप देखो, नेट फोर्स इनफैक्ट अगर आप देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स आ रहा है. एफ नेट की वैल्यू जो नीचे की तरफ आ जाएगी. ठीक है. करेक्ट. तो इस बाय लॉजिक इस मॉलिक्यूल को तो नीचे खिंच खिंच जाना चाहिए था. बाय लॉजिक इस मॉलिक्यूल को तो नीचे खिंच जाना चाहिए था. ठीक है. ये तो अभी सरफेस पर ही बैठा है. तो व्हाट मेक्स दिस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या, इसको हम कैसे समझेंगे, तो सपोज मेरी वाटर की सरफेस है. अभी मैं सरफेस का आपको सरफेस दिखा रहा हूँ. ठीक है. तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे, बेसिकली इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसा, यू नो, इट विल ट्राई टू मेक इटसेल्फ इन सच अ वे दैट ये इसके इसके यहाँ के फोर्सेस और यहाँ के, इनफैक्ट ये जो वाटर की जो सरफेस रहेगी ना, इट विल बी इट विल बी लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. देन समझ में आ रही बात? इट विल बी लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. तो अगर कोई चीज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, करेक्ट, तो उस पे जो नेट फोर्स रहेगा, दैट उस पे जो नेट फोर्स रहेगा वो ऑलमोस्ट जीरो रहेगा. स्ट्रेच में आपने देखा होगा ना, जैसे एक स्ट्रिंग लो, एक स्ट्रिंग लो, आप उसको ऐसे एक सेकंड. कौन बच्चा था मूवी देख रहा था? कौन बच्चा मूवी देख रहा है? पता चल जाता है आप लोग का, कभी कभी मूवी देखते हो आप लोग तो नहीं. कौन बच्चा देख रहा था मूवी?
किसका है, मैं देखना ही भूले किसका माइक खुला था अभी। चलो। ऐसा मत किया करो बच्चों, क्लास में हो, क्लास में पढ़ाई के लिए करो। एनीवेज, तो देखो अभी एक एक थ्रेड है, ठीक है। थ्रेड में अब एक समझो नीचे ग्रेविटेशनल पुल ऐसा कुछ तो लग रहा होगा, तो अभी थ्रेड को देखो आप, अगर आप इसको ऐसे यू नो जस्ट कीप इट स्लैक, यहाँ पे कुछ फोर्स मत लगाओ, तो थ्रेड देखो, थ्रेड का शेप ऐसा कुछ तो आपको दिखाई देगा। बट अगर आप थ्रेड को खींच दो, थ्रेड में अगर आप यहाँ पर इसको एक, यहाँ से भी फोर्स लगाओ, यहाँ से भी फोर्स, दैट मींस थ्रेड बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक टाइट। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे अभी, दे विल बिकम ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो सेम चीज विल हैपन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। नहीं तो सोचो ना आप, अगर अगर वाटर मॉलिक्यूल की सरफेस स्ट्रेच, अपने आप को स्ट्रेच नहीं करेगी, करेक्ट, वाटर की सरफेस जो अपने आप को स्ट्रेच अगर नहीं करेगी तो क्या होगा, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स ऊपर बैठे हैं सब नीचे डूबने लगेंगे। तो यू नो, यू नॉट गेट अ प्रॉपर सरफेस। तो आपको सरफेस में कुछ यू नो, सरफेस विल बी काइंड ऑफ इन अ डायनामिक स्टेट, मतलब ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं, नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर आ रहे हैं, तो सर्फ वो वाटर जो कभी भी काइंड ऑफ खुद कभी रेस्ट पे नहीं रह सकता है। तो खुद को रेस्ट पे आने के लिए वाटर की सरफेस क्या करती है, अपने आप को खींचना स्टार्ट कर देती है, ऐसा खींचती है कि जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेस्ट पर रहे बेसिकली, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल पे अगर आप देखोगे तो ये, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें सरफेस को, तो ये वाली जो पार्ट है, ये वाली जो पार्ट है ना बेसिकली मेरी वाटर की, ये इसको ऐसे खींच रहे होंगे, इसको यहाँ पर, इस वाले पार्ट को ये ऐसे खींच रहे होंगे, वाली पार्ट, और ये वाली जो पार्ट है, इस वाली पार्ट को ऐसे खींच रही होगी, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर फोर्सेस लगाओ तो ये ऐसे, ये वाले फोर्सेस कौन लगा रहा है, ये वाले फोर्सेस इस मेम्ब्रेन पे जो मैंने शेड किया ना, ये वाली मेम्ब्रेन इसको ऐसे खींच रही है इधर पे। और इसी तरह जब आप इस वाली मेम्ब्रेन की बात करोगे तो ये इसको इधर की तरफ ऐसे खींचेगी, करेक्ट। तो बेसिकली सरफेस टेंशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपको ये एनालॉजी समझ में आई थ्रेड की बच्चों, ये थ्रेड की एनालॉजी समझ में आई सब बच्चों को। तो एक थ्रेड, एक स्लैक थ्रेड है, स्लैक थ्रेड मतलब इसमें टेंशन ही नहीं, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ स्लैक थ्रेड। इसको खींच देते हो पकड़ के, इसमें टेंशन आ जाता है, तो यू नो दिस बिकम्स लाइक अ स्ट्रेट, फिर ये नीचे जाना बंद, फिर नीचे नहीं जाएगा ये। सेम थिंग विल हैपन विद द मॉलिक्यूल ऑफ these these waters, they are not going down, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, या इसको न्यूटन पर मीटर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। ओके बच्चों, समझी बात सब बच्चों को, किसी को कुछ डाउट? तो बच्चों देखो, ये बेसिकली यहाँ पर क्या कर रही है, जस्ट सी इट योरसेल्फ दिस वीडियो।
पुटिंग सोप सॉल्यूशन, ठीक ठीक है सर ये वीडियो में से कुछ इतनी ज्यादा मशक्कत नहीं Yes, करनी है। बच्चे, जल्दी बताओ। क्या कर सकते हैं आप, कागज ले लें देखो, और फिर से एक देखो। ब्यूटीफुल ऐसा एक काफी खूबसूरत ऐसा स्ट्रक्चर बना ले, कुछ जैसे ओके, तो अभी बच्चों आपको बताना है कि अगर ये यहाँ पे आप सोप सोल्यूशन डालोगे तो क्या ये फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा फिर भी। यस, व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस, जल्दी से बताओ। सरफेस टेंशन कम हो जाएगा ना, क्योंकि उसका इंटरेक्शन फिर यस, सरफेस टेंशन कम हो जाता है जब भी आप इंप्योरिटीज डालते हो, स्पेशली सोप सोल्यूशन या कुछ ऐसा, तो सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से यू नो व्हाट हैपेंस, ये दिस पिन विल सिंक। तो नेक्स्ट आई थिंक उसने वही बताया, कोई एक्सपेरिमेंट दिख रहा है ना ये वाला। तो आप चाहो तो दो चार पिन को ऐसे पेपर में रख दो और उसको धीरे से पानी की सरफेस पे रखो, तो आप देखोगे दिस स्टील पिन्स दे विल स्टार्ट फ्लोटिंग, वो यहाँ पर, ठीक है। सो स्टील पिन्स आर फ्लोटिंग, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो डूब रहा है, बट यू कैन फाइंड योर यू पिन्स आर फ्लोटिंग। So this whole activity was done by IISER Pune, ठीक है। और भी मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा इसके। तो पिन के केस में क्या होता है कि वो सरफेस को स्लाइटली, बिकॉज अभी मैंने आपको क्या बोला, सरफेस जो है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह है ना, सरफेस जो है बच्चों एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह है। तो होता क्या है, तो होता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस, दे अप्लाई फोर्स एट सम एंगल। क्योंकि भी देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई स्ट्रेच्ड सरफेस पे अगर आप कुछ कोई कैसी चीज डाल देते तो क्या होता है, वो ऐसे थोड़ी ना रहता है, वो स्लाइटली वो वी शेप बना लेता है ना। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन पर अगर आप कुछ ऐसा रखते हो तो स्लाइटली वो वी शेप बना लेता है ना। तो यहाँ पे इसलिए जो फोर्स है, फोर्स ऑफ वाटर और ये जो पिन है वो कुछ ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ठीक है। फोर्स और पिन के बीच में ऐसा लगता है ना। अब इसका जो रिजल्टेंट वो देखो ऊपर की तरफ आ रहा है और इसका जो mg है वो भी नीचे की तरफ है। तो दिस इसका mg और इसका ये दिस इज काइंड ऑफ बैलेंस विद ईच अदर, इसलिए जो पिन है वो फ्लोट कर रही है वहां पर, ठीक है। समझी बात ये नहीं समझी? तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद रखो, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। स्क्रीन सबको विजिबल है ना, या स्क्रीन सबको विजिबल है ना? यस, ठीक है बच्चों। ओके, एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। तो एटलीस्ट इस एक्सपेरिमेंट को घर में ट्राई करना अपने आप सब बच्चे। तो यहाँ पर जस्ट सी दिस, ये इंसेक्ट दिख रहा है आपको बैठा हुआ पानी में, यू आर सीइंग दिस बच्चों, सीइंग दिस इंसेक्ट सिटिंग इन ऑन द वाटर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये भी आइस, करेक्ट ना? तो इंसेक्ट भी क्यों बैठे, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो यहाँ ये जो इसके जो लेग्स होंगे, देखो लेग के आसपास जो पानी की सरफेस थोड़ी हल्की सी कर्व्ड हो गई है ना, इसलिए आप देखो आप जब भी पानी में थोड़ा ऑयल डाल देते हो तो पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से इस इंसेक्ट एंड ऑल दीज इंसेक्ट्स दे कांट सिट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। समझी बात? सी दिस, फ्लोट होने वाली कौन सी भी चीज डालना है, यह जो है ना मिरपुड बोलते हैं उसे, ब्लैक पेपर, मिरपुड या ब्लैक पेपर भी बोलते हैं उसे, उसमें डाल दो। और उसमें डालने के बाद अभी देखिए क्या हुआ, वो फैल गया। अभी बस एक साबुन ले लो और वहां साबुन का मैंने एक ड्रॉप डाल दिया या टच किया वहां, तो वो बहुत फैल गया। अभी मतलब जो सरफेस टेंशन वाटर का था, तो साबुन क्या करता है, वो जो है ना बेसिकली सरफेस टेंशन वो कम करता है। कुछ लाइटर मटेरियल था, साबुन या सोप का क्या रोल होता है, हम कपड़े साबुन से क्यों धोते हैं, उसके पीछे भी एक सरफेस टेंशन का एक वहां काम करता है। तो वहां मैंने जहां मैंने टच किया था साबुन वो लिक्विड को, तो वहां सरफेस टेंशन जो है बिल्कुल कम हो गया ड्यू टू द सोप। और बिल्कुल मतलब उसका जो मोशन था, मतलब वहां से वो भाग गए सभी जगह के, बिकॉज आई हैव ब्रेक दैट, यू से द स्किन ऑफ दैट आई हैव ब्रेक ओवर देयर, समझो। नहीं तो वह ऐसा भी बोल सकते कि वहां मैंने सरफेस टेंशन बहुत कम किया था ड्यू टू द सोप। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखेंगे। और अभी देखिए ये जो है ना, अभी मैं व्हाइट बैकग्राउंड का एक प्लेट लेता हूं और उसमें देखिए एक दो लाइटर वेट के बॉल, ये थर्मोकोल के बॉल है, वहां मैंने डाल दिए, दोनों के बीच में साबुन रख दिया तो वो भाग गए। क्यों भाग गए? वही कारण था कि, और हर टाइम आपको पानी बदलना पड़ेगा, वही प्लेट में आप बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अभी 2-4 बॉल रख दो, लेकिन पानी बदलना है,
फिर साबुन वहां टच किया तो वो ड्यू टू द लोअर सीधे सरफेस हाँ। टेंशन, मतलब साबुन टच होने के बाद वो कैसे भागते हैं साइड में, ये आपको पता चलता है। अभी फिर आपको उसके ऊपर ऐसा एक गार्लैंड लाइट मटेरियल का डाल दो, और अभी देखिए टेढ़ा मेढ़ा है, गोला बन गया। अभी देखिए बिल्कुल गोल हो जाता है बाद में, क्योंकि वो सेंटर से, मतलब जहां मैंने सोप डाला था वहां से भागने की, दूर जाने की कोशिश करता है गार्लैंड, इसलिए उसका अच्छा एक गोला बन जाता है। दिस इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंट ऑफ द सरफेस टेंशन। ओके, तो इसके और भी कई एक्सपेरिमेंट है। जैसे एक और एक्सपेरिमेंट है, आप एक सोप सोल्यूशन लो, ठीक है, और यहाँ पे कैसे थ्रेड डाल दो, अब बीच में इसको प्रिक कर दो। प्रिक करो तो क्या होगा, ये वाला जो सोप सोल्यूशन है ये हट जाएगा, यहाँ पे एयर आ जाएगी। तो क्या देखोगे आप, प्रिक इट इनसाइड, प्रिक इट हियर, अब देखोगे दिस ये जो थ्रेड है ऑलमोस्ट ऐसा होगा, exerting force from all the directions, ठीक है, इस exerting force of all the directions। तो समझ में आ गई इतनी बात सब बच्चों को? समझ में आ गई बात सब बच्चों को कि नहीं? ओके, चलो, तो ठीक है। तो अच्छा, सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान में रखो कि सरफेस टेंशन जो है ना, सरफेस टेंशन जो है ऑब्वियसली टेम्परेचर के साथ, विद टेम्परेचर क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? विद टेम्परेचर सरफेस टेंशन विल इंक्रीज और डिक्रीज। व्हाट डू यू प्रेडिक्ट? यस बच्चों जल्दी से बताइए। व्हाट सर? सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज ना। यस, इट हैज टू डिक्रीज। क्या रीजन होगा इसका? सर फैल जाएंगे ना मॉलिक्यूल, तो वो मेम्ब्रेन जैसा नहीं बनेगा। यस, दे विल ट्राई टू एक्सपैंड करें। और ऐसे भी देखो मॉलिक्यूल्स में थोड़ा टेम्परेचर के साथ क्या होता है, मॉलिक्यूल्स भी हल्का वाइब्रेट करने लगता है ना एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंप्योरिटीज के साथ तो हमने देखा सरफेस टेंशन डिक्रीज हो, लेकिन यहाँ पे बच्चों दो तरह की इंप्योरिटीज होती हैं। एक एक वो वाली इंप्योरिटीज होती है जैसे जैसे हो गया आपका NaCl। NaCl क्या है, इट इज सॉल्युबल, इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल बोलते हैं ना। एक जैसे सोप एक्चुअली आप देखो, सोप पाउडर जब घर में यूज करते हो, निरमा, रिन रिन सुप्रीम, टाइड, एरियल एंड ऑल दैट, वो अगर आप देखो एक्चुअली में इट्स नॉट, वो सॉल्युबल होता है लेकिन वो इतना अच्छा सॉल्युबिलिटी नहीं होता है उसका। इफ यू कंपेयर a salt and you compare this detergent powder, तो सोप का जो सॉल्युबिलिटी बहुत हाई रहता है। सोप जो रहेगा वो 100% सॉल्युबल हो जाएगा। पर आप एक चम्मच सर्फ एक्सेल का पाउडर अपनी बाल्टी में डालो तो देखो थोड़ा थोड़ा है ना सर्फ एक्सेल, तो थोड़ा थोड़ा नीचे पाउडर जो बच जाता है। दैट मीन्स सोप पाउडर या डिटर्जेंट पाउडर जो वो 100% सॉल्युबल नहीं है, वो स्पैरिंगली सॉल्युबल नहीं है, करेक्ट? तो जो स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं ना, उनके साथ सरफेस टेंशन इंक्रीजेस एक्चुअली। इंप्योरिटीज यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, और एक जैसे सोप सोल्यूशन एंड ऑल दैट थिंग, करेक्ट, वो इतना अच्छा सॉल्युबिलिटी नहीं होता है उसका, नॉट सो मच सॉल्युबल। उसको कैसे लिखोगे, नॉट 100% सॉल्युबल ऐसे लिख देता हूँ। सर अभी तो तो आपने बोला कि सोप सॉल्यूशन डिक्रीज पूरी कर तरह सॉल्युबल रहता है। नहीं, सोप इतना अच्छा उसका 100% सॉल्युबिलिटी नहीं रहता है। इट्स अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ना। देखो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक। और जैसे NaCl इज नॉट एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसमें NaCl है एंड इट काइंड ऑफ, उसमें देखो NaCl में क्या होता है, Na+ और Cl- जनरेट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, सरफेस में आपके जो फोर्सेस उनको और ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। बट सोप सोल्यूशन और ये सब जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, ये सरफेस में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में ये खुद आ जाते हैं, तो इनकी वजह से ना ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा कम हो जाता है। NaCl और ये सब जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सब सरफेस टेंशन, वाटर की बात हो रही है यहाँ पर, सरफेस टेंशन वाटर का बढ़ा देता है। दे पोलर मॉलिक्यूल, इनको पोलर मॉलिक्यूल्स भी तो बोलते हैं। सी वाटर इज इटसेल्फ अ डाइपोल ना। वाटर के पास एक डाइपोल मोमेंट है, तो मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? वाटर अगर आप देखो
वाटर के पास यहाँ पे एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे एक पार्शियली निगेटिव चार्ज होता है। क्यों? H2O का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। पढ़ा है केमिस्ट्री में कि नहीं पढ़ा है? यहाँ पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो क्या करता है ये यहाँ से इसका जो इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, यहाँ पे इसका भी इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डाइपोल जनरेट हो जाता है ना, याद है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, अगेन पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, जो नेट डाइपोल देखो आपका यहाँ पे ऐसे नेट डाइपोल क्रिएट हो जाता है। तो अब NaCl में क्या है, Na+Cl- which is sparingly soluble, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके अब बिकॉज Na will add to the intermolecular force, Na और Cl- के जो आयंस है they will add to the surface tension of the water। और सोप में क्या होता है, सोप इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसमें इतना अच्छा आयनाइजेशन, इतना अच्छा ब्रेकअप नहीं मिलता है हमें, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनको वीक कर देता है, जिसकी वजह से हमारा सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ओके। दिस एनिमेशन इज फ्रॉम विकिपीडिया, इसको पहले देख लो, जस्ट 2 सेकंड का है, 20-30 सेकंड का हो गई है, फिर हम इसके बाद 10 सेकंड का ही होगा शायद। देखा, फिर से देखना है, स्लो मोशन में चलो इसको। वेरी अमेजिंग एनिमेशन। तो अगर आपने वो एनिमेशन देखा होगा, उसमें बेसिकली क्या था कि एक ऐसा वी हैड एक नीडल था, करेक्ट, दोनों साइड सोप सोल्यूशन उसने पहले लिया, एक साइड का सोप सोल्यूशन जैसे उसने क्या किया, इसका यहाँ पे प्रिक कर दिया उसने, तो दिस सोप सोल्यूशन काइंड ऑफ इज, ये सोप की फिल्म जो है वो हट गई यहाँ से, बट सोप की फिल्म यहाँ पर है, हियर वी हैव अ सोप फिल्म। तो आपने क्या देखा उस एनिमेशन में, सोप फिल्म जो है वो ये जो नीडल आपने इसके ऊपर ऐसे रखी थी, ये जो नीडल है ये यहाँ पे दिस मूव्स इन दिस डायरेक्शन एंड फाइनली यहाँ पे आके रुक जाती है नीडल। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? कैन एनीवन एक्सप्लेन टू मी दिस फिनोमेना? चलिए एक बार फिर से देखो आप लोग, चलिए एक बार फिर से चलो इसको। सर मतलब राइट हैंड साइड में और ज्यादा सोप डाल दिया उसने। देखो देखो देखो, और ज्यादा सोप नहीं डालते, देखो इसने एक ऐसा स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, इसके ऊपर इसने आई थिंक नीडल रख दी, ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। इसको फिर इसने सोप के सोल्यूशन में डिप किया, सोप के सोल्यूशन में डिप किया और फिर निकाल लिया, इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया। अभी क्या करेगा, ये वाला जो पार्ट इसको प्रिक कर देगा, देखो अभी स्लो मोशन में देखो, तो इसको जैसे ही इसने प्रिक किया वैसे ही ये जो पिन है, ये व्हाई दिस पिन मूव्स इन दिस डायरेक्शन, यस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? वो मॉलिक्यूल्स उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, पिन को? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? यस, मॉलिक्यूल स्पिन को अट्रैक्ट करते, तो देखो पहले क्या हो रहा था, yes, this is very good activity, this also is a very good activity to demonstrate surface tension। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, पहले क्या हो रहा था, पहले फोर्सेस दोनों साइड इक्वल लग रहे थे ना, यहाँ पे भी सोप सोल्यूशन था, यहाँ पे भी सोप सोल्यूशन था, और ये फोर्स क्यों लग रहा था, सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा था ना। ये वाली फिल्म जो थी इस पिन को इधर की तरफ ऐसे खींच रही थी, और ये वाली जो फिल्म थी ये वाली पिन को इधर की तरफ खींच रही थी, ठीक है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे। तो ये जो पिन थी ये स्टेबल कंडीशन में थी, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये सोप की फिल्म हटा दी, तो वैसे क्या हुआ, ये फोर्स भी हट गया, या फोर्स लेट से रादर एयर तो है, ये तो बहुत कम हो गया, एयर की वजह से फोर्स जो बहुत कम हो गया, एयर जो भी सरफेस टेंशन लगा रही है उसकी वजह से तो फोर्स जो लगे वो बहुत कम लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो नेट फोर्स देखो इस डायरेक्शन में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया,
बढ़ गया कि नहीं बच्चों? यस सर। ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से जो पिन है ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करने लगती है और फाइनली इट कम्स ओवर हियर एंड इट स्टॉप्स। ठीक है, तो इसी पर एक हम डेरिवेशन देखेंगे। तभी मैंने सरफेस टेंशन का आपको फॉर्मूला बताया। सरफेस टेंशन वाज फोर्स पर यूनिट लेंथ, करेक्ट? सरफेस टेंशन वाज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फॉर्मूला हमने देखा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये क्या था, ये तो हम लोग वही वाला डायग्राम ले लें क्या? तो यही एक्टिविटी देखी थी ना, देखो यहाँ पे कोई भी सोप फिल्म नहीं, तो बेसिकली क्या होगा बच्चों, ये जो इस साइड की जो सोप फिल्म है ना, यहाँ पर क्या कर देगी, ये कुछ ऐसा फोर्स लगा देगी ना, इस पे ऐसा एक फोर्स लगा देगी। ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ इस सोप फिल्म का कितना फोर्स होगा, इस सोप फिल्म का कितना फोर्स होगा? तो अभी अगर हमें मान लो इस सोप सोल्यूशन का सरफेस टेंशन मालूम है, तो अगर मान लो सोप सोल्यूशन का इसकी लेंथ पर तुम देखते हैं, इसकी लेंथ हो गई L। ठीक है, और सोप सोल्यूशन की अगर सरफेस टेंशन S है, तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा होगा? तो फोर्स विल बी S इंटू एल। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? S इंटू एल लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा बच्चों? यस सर। ओके। अच्छा देखो, अब ऐसी ऑब्वियस सी बात है ना, अब देखो यहाँ पे दो सरफेसेस हैं बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। यहाँ पे दो सरफेसेस कौन कौन सी है? एक तो ये सरफेस है और इसके नीचे भी सरफेस होगी। सो टोटल फोर्स जो होगा एस एल, एक तो ऊपर वाली सरफेस की वजह से लगेगा और एक नीचे वाली सरफेस की सर वजह से नीचे लगेगा। मतलब हवा क्या? हवा नहीं, ये एक ऐसी सरफेस ये है ना, इसके नीचे भी तो एक सोप की फिल्म होगी ना, सोप की सर फिल्म की आप दो सरफेस होंगी। सर पॉइंटर लगाकर दिखाई ना, मुझे समझ नहीं आ रहा सी यहाँ पूरा। पे समझेगा नहीं आपको, पॉइंट इज सी, एक तो मेरी ये सरफेस होगी, ठीक है, अब इसके नीचे एक और फिल्म होगी ना, वो मैं कैसे दिखाऊं पॉइंटर में 1D डायग्राम सर में? ऐसे तो बहुत सारी। नहीं बट दो ही फिल्म्स होंगी ना, सोप की तो दो ही फिल्म होंगी ना। आपने ये देखा है, एक देखो एक एक गेम आता है छोटे बच्चे खेलते हैं, उसे बबल बनाने वाला गेम आता है, उसमें देखो एक ऐसा रहता है और उसमें एक ऐसा करके एक ऐसा ये रहता है, देखा है आपने? इसको आप सोप सोल्यूशन में डिप करते हो, देखा है कि नहीं देखा? तो इसमें नहीं कितनी सर। सरफेस रहती है सोप की? अच्छा ओके ठीक है। एक ये सरफेस होगी यहाँ से, एक ये सरफेस होगी यहाँ, दो ही सरफेस होगी ना यहाँ पे। तो सेम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर एक ऊपर ये सरफेस, एक नीचे इसके सरफेस होगी। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? 2 टाइम्स एस एल। ठीक है, वो नेट फोर्स विल बी 2 टाइम्स एस एल। अब सपोज मैं यहाँ पर इतना फोर्स लगाता हूँ, मतलब पॉइंट इज, अगर मैं यहाँ पे इसमें इतना फोर्स लगा रहा हूँ, ये एफ मेरा कितना है? 2 SL, करेक्ट, और यहाँ पे SL लग रहा है। तो ये जो फिल्म अगर स्लाइटली ज्यादा होगी, जैसे स्लाइटली का मतलब फिजिक्स में बच्चे होता है, जैसे यहाँ पे ये F है, यहाँ पे भी ये F है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ये 1.00001 है और ये 1 न्यूटन है, तो हम बोलते हैं दोनों फोर्सेस एक्चुअली में इक्वल है, और ये जो पॉइंट है ना, ये कहाँ पे मूव करने स्टार्ट कर देगा? धीरे 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 ये पॉइंट यहाँ पे मूव करने स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ठीक। तो चलो, अब मैंने बेसिकली क्या किया, आपको ये समझ में आ गया कि ये जो सोप फिल्म है बच्चों, यहाँ पर ये जो सोप फिल्म है, ये ये यहाँ पर 2SL का फोर्स लगा रही है, और हम ये एक्सटर्नल फोर्स हम अभी हमारा कितने का है? 2SL का है। ठीक है, और अब अगर मुझे वर्क डन निकालना है, अब मान लो मैंने इतना एक्सटर्नल फोर्स 2SL लगाया और मैंने इसको x डिस्टेंस तक लेके गए, हम इसको कहाँ तक लेके गए? इस फोर्स से x डिस्टेंस तक। तो व्हाट विल बी वर्क डन इन दिस केस? वर्क डन विल बी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हम निकालना इनटू x। ठीक है, so this is 2SL because F external was equal to 2SL ना। तो अब देखो यहाँ पे ये x है और ये लेंथ कितनी थी? ये लेंथ मैंने आपको बताया था, ये L है, ये लेंथ जो है ये लेंथ है L। ठीक है, तो L इंटू एक्स, L इंटू एक्स में क्या दे देगा? ये हमें ये वाला एरिया दे देगा कि नहीं दे देगा? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये हमें एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल दे देगा कि नहीं दे देगा? है कि नहीं है बच्चों? और ऐसे कितने रेक्टेंगल बनेंगे? 2 रेक्टेंगल्स, मतलब
LX एक ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया, और तो ये ऊपर वाला अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड और ये है डाउनवर्ड, ठीक है। तो टोटल एरिया जो रहेगा ये एक ऊपर वाले का इसका और एक नीचे वाले का इसका, तो टोटल एरिया विल बी 2A। तो यहाँ पे जो मेरा वर्क डन आया वो कितना है, S इंटू A। So total area is A is actually here 2 times LX। तो देखो सरफेस टेंशन के एक और यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल रहा है। तो बेसिकली आपको मालूम है जब भी आप किसी भी चीज में वर्क डन करते हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करा देते हो। तो ये जो वर्क डन है इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय दिस मच अमाउंट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, U इज इक्वल टू S, या सरफेस टेंशन इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया या वर्क डन पर यूनिट एरिया। इसको हम इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब इसमें किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछ लो मुझसे। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास कुछ, देखो मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी होगी, दे विल बी डेफिनेटली इन अ मच मोर एनर्जेटिक, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, सरफेसेस तो रेस्ट पर है ना, तो मॉलिक्यूल के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज आल्सो सरफेस टेंशन। दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सरफेस टेंशन। सर ये x क्या है सर? L समझो, मुझे x नहीं समझ। एक्स यहाँ तक हम इस नीडल को, ये जो नीडल दिख रही है आपको ये, हाँ सर हाँ। इसको हम एक्स डिस्टेंस तक खींच के लेके आए। तो सरफेस टेंशन की 2 यूनिट हो सकती हैं, कौन कौन सी 2? या तो फोर्स पर यूनिट न्यूटन पर मीटर हो सकती है, भी हो सर सकती है। खींच कर लाए मतलब वो उस जो फोटो है उसमें क्या लेफ्ट साइड तक जो खींच कर लाते हाँ, हैं? फोटो में उन्होंने यहाँ पे फोर्स नहीं लगाया, बट सपोज अगर मैं यहाँ पे स्लाइटली यहाँ पे फोर्स लगाऊं, मैं इसको एकदम इतना फोर्स लगाऊं कि F जो है वो 2SL के बराबर है, स्लाइटली ज्यादा का मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे 1.0001 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। तो दिस पिल विल स्लाइटली स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, इट इज नथिंग बट 2 times SL। तो वर्क डन यहाँ पे कितना आया, वर्क डन यहाँ पर आया 2SL into X, और हमें क्या पता है LX क्या एरिया। तो 2 एरिया बनेंगे यहाँ पे, एक ऊपर का एरिया एक नीचे का एरिया, देखो एक ऊपर का एरिया एक नीचे का एरिया। सो टोटल एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2LX हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन या सरफेस टेंशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, वर्क डन इज इक्वल टू S into A। और ये जो वर्क डन किया, जनरली देखो मैं आप इस स्प्रिंग को खींचते तो क्या होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो उसी तरह जब आप इस नीडल को इस डायरेक्शन में खींच रहे हो तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो वंस इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग इंक्रीज्ड, सो यू कैन से सरफेस टेंशन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्योंकि ऊपर के मॉलिक्यूल्स की मैंने आपको बताया है वो एक दूसरे को खींच रहे होंगे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के से, करेक्ट। तो हम इनको बोल सकते हैं सरफेस टेंशन इज एनर्जी पर यूनिट एरिया। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई? चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, चलो कैलकुलेट द वर्क डन in blowing a soap solution, soap bubble, sorry, to a radius of 1 centimeter। तो इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आएगा। बाय वी आर एक्सप्रेसिंग सरफेस टेंशन एज एनर्जी पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ भी तो हम कर सकते थे ना, बट एनर्जी पर यूनिट एरिया का क्या यूटिलिटी है आपको समझ में आएगा। तो रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एसटी ऑफ सोप सॉल्यूशन कितना है,
चलिए बताइए कैसे करोगे इसको। तो अब बच्चों देखो, अगर बबल स्टार्टिंग में एकदम जीरो वॉल्यूम का था और ऐसे अभी यहाँ से बबल का पोजीशन ऐसे आ गया, ठीक है, तो इसको यहाँ, इसको मैं इस बबल को यहाँ तक लेके आने में कितना वर्क डन हुआ होगा, तो कितना वर्क डन होगा अभी हमें मालूम है सरफेस टेंशन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा इस बबल की सरफेस में, उतना ही तो हमने वर्क डन किया होगा, बिकॉज अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी उतना ही बढ़ा सकते हो तुम जितना तुमने उसमें वर्क डन किया होगा, है कि नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी इतना बढ़ता है जितना तुमने उसमें कुछ वर्क डन किया है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो अभी सरफेस टेंशन कितना है, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इतना है 2.5 into 10⁻², और जितना मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वही मेरा वर्क डन होगा। यहाँ पे हम लोग साइन को कंसीडर नहीं करते, जस्ट कंसीडर ओनली वर्क डन, मैग्नीट्यूड वाइज जस्ट सी। ओके, अब व्हाट अबाउट एरिया, एरिया कैसे निकालो, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr² होता है स्फीयर का एरिया बच्चों। लेकिन अभी मैंने आपको क्योंकि एक सोप, ये सोप बबल है, सोप बबल कैसा होगा, सोप बबल में दो सरफेसेस होंगी बच्चों, आई थिंक श्याम ने एक ही सरफेस लिया, एक ये वाली सरफेस होगी और एक ये वाली सरफेस होगी, दो सरफेस होंगी, थिकनेस तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हम कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एरिया में 4πr², ठीक है। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना, 8πr कितने 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 0.01, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये, this comes out to be 6.275 into 10⁻⁵ joules, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, अगर मेरी सरफेस, यस दैट मीन्स W वाला W इज वर्क डन, सर, कुछ नहीं सर। पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो। दैट मीन्स अगर मेरा सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा होगा तो व्हाट विल हैपन, सरफेस टेंशन, दैट मीन्स इट विल टेक एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या, देखो इसका एक और एग्जांपल देता हूँ बच्चों आपको। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा जब आप कोई चीज को स्प्रे करते हो, स्प्रेयर मालूम है ना, स्प्रेयर, स्प्रेयर से क्या करते हो आप, स्प्रेयर से आप क्या करते हो, जैसे कोई एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको एकदम छोटे 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 पार्ट में ऐसे काइंड ऑफ डिवाइडेड, ये सब ये करते हैं ना स्प्रेयर। ये पहले एक यहाँ पे एक नोजल टाइप का रहता है और यहाँ पे आपका कुछ लिक्विड रहता है, लिक्विड रहता है। तो ऑब्वियसली आप कभी भी जब इस कोई चीज को स्प्रे करते हो ना, तब कभी भी ना उसका ये उसका जो कंटेनर होता है उसका छू के देखो कभी भी आप, तो आप क्या देखोगे, उसका जो कंटेनर है वो हमेशा ठंडा रहेगा, इट विल नॉट बिकम हॉट। उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, अगर मान लो एक मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, अब मैंने इसको क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया कि घट गया, सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड और सरफेस एरिया इज डिक्रीज्ड, क्या लगता है बच्चों, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड,
जब आपने एक बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉप्स में डिवाइड कर दिया तो सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा या सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा? जल्दी से बताओ। सर वो इंक्रीज हो जाएगा ना टोटल। टोटल सरफेस एरिया अगर आप देखोगे तो टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली में इंक्रीज हो गया ना, टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। तो अब अगर आपको मालूम है सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, देखो यहाँ पे हमें क्या मालूम है, सरफेस टेंशन इज व्हाट, U अपॉन A। तो अगर मेरा एरिया इंक्रीज हुआ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी तो इंक्रीज हुई होगी पूरे ओवरऑल सिस्टम की, है कि नहीं? ओवरऑल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हुई होगी। और इसने एनर्जी कहाँ से ली होगी बच्चों? इस इन ड्रॉप्स, इस ये जो ड्रॉप्स है मेरी जो कि टूट गई, जिसको तोड़ दिया गया, इन्होंने एनर्जी कहाँ से ली होगी? इस कंटेनर से तो ली होगी, इस कंटेनर पर जो भी एनर्जी होगी इससे ली होगी। करेक्ट? तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नहीं सर मैं समझा नहीं वो सर के तोड़ने के बाद वाला पार्ट समझा। तोड़ने के बाद क्या हुआ, आपने ये भी बोला सर, एरिया एरिया जो है वो क्या हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया। तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो इंक्रीज हुई होगी उसकी। इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई होगी कि नहीं हुई होगी? हाँ सर। ऑब्वियस बात है ना, एरिया इंक्रीज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी आल्सो हैज टू इंक्रीज सो दैट सरफेस टेंशन शुड रिमेन कांस्टेंट। सरफेस टेंशन थोड़ी ना चेंज होता है, आप छोटी ड्रॉप लो बड़ी ड्रॉप लो, सरफेस टेंशन कभी भी चेंज नहीं होता है। सर तो फिर क्या बोल रहे यस, हैं? हाँ सर ये आप ड्रॉप्स टूटती कैसे, वो स्प्रे करते समय क्या? स्प्रे करते हैं उस समय टूटी हुई ना ओके। ड्रॉप्स। तो अब इन ड्रॉप्स ने एनर्जी कहाँ से ली होगी? अब अगर ये टूटी होंगी ड्रॉप्स तो ऑब्वियस सी बात है ना, इन्होंने एनर्जी लेट से इस कंटेनर से ही ली होगी, कैसे भी वॉट एवर वे इट इज, इस इन ड्रॉप्स ने एनर्जी इन कंटेनर से ही ली होगी, इस कंटेनर से। तो इस कंटेनर से बिकॉज इसने एनर्जी ले ली, जब भी हम एनर्जी ले लेते हैं तो इस कंटेनर की एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसका टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो जाएगा। ये अज्यूम इट लाइक, मतलब वो हमें ठंडा दिखाई देगा। आप कोई स्प्रे का बॉटल देखो, स्प्रे की बॉटल से आप कभी भी इस चीज को करके देखना, स्प्रे एक्चुअली इट इज एट, वो थोड़ा ठंडा रहता ही है, और उससे आप थोड़ी देर स्प्रे करते रहो, 5-10 सेकंड तक स्प्रे करते रहो, आप देखोगे बॉटल का टेम्परेचर और ठंडा हो जाता है। आई डोंट नो इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड दिस फिनोमेना और नॉट। सर यस, बोलो। सर लेकिन अगर ड्रॉपलेट्स ने एनर्जी ले ली है तो फिर वो भी क्यों ठंडे हो जाते हैं? अरे दादा एनर्जी ले ली है ना। सर तो Energy- हमें जब हम कोई डिओड्रेंट या फिर जो भी परफ्यूम होगा वो अगर हम लगाते हैं तो फिर वो हमें ठंडा ठंडा लगता है ना। अरे वो तो अलग रीजन है उसका, दैट इज अलग, दैट इज बिकॉज उसका, ऑब्वियसली पानी को अपने ऊपर छिड़कते हो तो आपको ठंडा लगता है कि नहीं लगता है? बिकॉज Yes, पानी sir. का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। Correct? तो हीट ले लेता है आपकी बॉडी से और इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए आपको ठंडक है, वो तो इवेपोरेशन उसका रीजन है। आपको जो ठंडा लगता है वो इवेपोरेशन रीजन है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब आप इसको तोड़ोगे तो इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है तो मतलब एनर्जी कहीं से ले रहा होगा, तो ये एनर्जी कहाँ से ले रहा है, ये यहाँ से ले रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि एकदम एक खौलता हुआ पानी बन जाएगा, खौलती हुई आपकी ड्यू की बॉटल बन जाएगी, ड्यू की ड्रॉपलेट्स बन जाएगी, नॉट लाइक दैट, दे विल बिकम बॉइलिंग ड्यू ड्रॉपलेट्स, नॉट लाइक दैट। ठीक है, इसका Okay, प्रॉपर्टी तो वही रहेगा ना, वो तो शायद इथेनॉल रहता है ना, इथेनॉल तो, और आपको जैसे नेल पॉलिश रिमूवर, उसको आप अगर अपने हाथ पे भी गिरा लो तो भी आपको ठंडा ही लगता है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल जल्दी वो इवेपोरेट हो रहा है, वो आपकी हाथ की हीट लेके वो इवेपोरेट हो जा रहा है वो। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक ये समझ में आई बात बच्चों? इस पर आपको क्वेश्चन मिलता है, तो जब आप इन सब ड्रॉपलेट्स को कंबाइन कर दो, सपोज जैसे मरकुरी की ड्रॉपलेट, करेक्ट, अब इससे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे 4-5 मरकुरी की ड्रॉपलेट्स हैं, इनको आपने कंबाइन करके एक ड्रॉप बना दिया। ठीक है, तो क्या होगा, इट विल गिव, मतलब अभी यहाँ पर क्या होगा, इसकी एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी? यहाँ पे एनर्जी ज्यादा थी कि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है? ऑब्वियसली यहाँ पे एरिया जो है कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एनर्जी भी ज्यादा होगी, यहाँ पे एनर्जी कम होगी। देखो एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, जब ऐसे ड्रॉपलेट्स आपकी कोलीज होती हैं, करेक्ट, जब भी ड्रॉपलेट्स ऐसे
कोलीज होती है तो दे रिलीज सम हीट इन द एटमॉस्फेयर. अभी इतनी हीट नहीं होती कि इससे आप पानी बॉईल कर सको एंड ऑल दैट, बट देयर इज सम लिबरेशन ऑफ हीट एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. ड्रॉपलेट टूटी तो क्या हुआ, उसने एनर्जी ली एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया. ड्रॉपलेट्स कंबाइन हुई तो उन्होंने एटमॉस्फेयर को हीट दी, तो एटमॉस्फेयर गर्म हो गया. इतना ध्यान रखना, ठीक है. तब इसका कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप वो गर्मी फील कर सकते हो, बट डेफिनेटली देयर इज सम इंक्रीज इन एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर. लेट्स डू अनदर. इसी पर एक इसी टाइप के प्रॉब्लम करते हैं बच्चों, देखते हैं आप लोग ये प्रॉब्लम कर पा रहे हो कि नहीं. देखो अभी एक ये क्वेश्चन है. अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10 raised to -2 meter is broken into multiple droplets. यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेट गेन लॉस. क्या होगा यहाँ पे, ब्रोक हुई तो क्या 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 टिक करोगे, गेन या लॉस. बताओ क्या होगा बच्चों, गेन होगा या लॉस होगा. यस बच्चों जल्दी बताइए. सर गेन होगा ना. गेन होगा. वाटर का सरफेस टेंशन रहता है gain. चलो बताओ. तो पहले चेंज इन सरफेस एरिया निकाल लो और बस सरफेस टेंशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चल जाएगा टोटल चेंज इन एनर्जी कितना. बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसका. चलो ट्राई करो एक बार. अब मेरे पास एक ड्रॉप है, ठीक है. इसको मैं ब्रेक कर दूं, ठीक है. कैसे ब्रेक कर दूं, इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दूं. अब ये सब ड्रॉप कहाँ से आ रही है, ये सब ड्रॉप ऑब्वियस सी बात है इसी एक बड़ी ड्रॉप से आ रही है, इस ड्रॉप से आ रही है. ठीक है, कितनी भी है, कितनी भी ले लो. ठीक है, ये सब ड्रॉप किससे आ रही है बच्चों, ये सब ड्रॉप जो है, सब ड्रॉप पे जो है इससे ही तो आ रही है. तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसका भी वॉल्यूम होगा. होगा कि नहीं होगा. जितना वॉल्यूम इस ड्रॉप का है उतना ही वॉल्यूम इन सब ड्रॉप्स का मिला के होगा. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप्स, नॉट ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n टाइम्स, मतलब जितनी भी है, अगर मान लो ऐसी n ड्रॉप से है, ऐसी मान लेते हैं n ड्रॉप से है, ऐसे n ड्रॉप से, तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ n इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप. होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ना. ठीक है, चलिए. तो जो बिग ड्रॉप है हमारी, बिग ड्रॉप ये है और ये स्मॉल ड्रॉप ये है. तो बिग ड्रॉप मतलब कितना, 4/3 पाई, ये 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू, ये ऐसी एन ड्रॉप, ऐसी एन स्मॉल ड्रॉप्स हो गई, n इंटू. ठीक है, ठीक है ना. ठीक, तो अभी लेट्स ट्राई टू सी दिस. यहाँ पे रेडियस कितना था, यहाँ पे रेडियस था 10⁻², और ब्रोकर कितनी, n की वैल्यू कितनी है, 1000 है ना. यहाँ पे रेडियस है मेरा 10⁻² मीटर और n है यहाँ पे 1000. 4/3 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट. सो r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 10⁻², 1000 into r cube, 10⁻6
r क्यूब कितना आ गया ये 10 रेज टू माइनस 9, दैट मींस r की जो वैल्यू कितनी होगी 10 रेज टू 1/3 टू माइनस 3, 10 रेज टू माइनस 3 मिनट्स। रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप कितना है, रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप है इतना, सो दिस इज रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। वो मैं क्यों लिया था नहीं, ठीक है। ओके, अब देखो, अब सरफेस एरिया कितना चेंज हो, पहले एरिया इनिशियल, मतलब इनिशियल एरिया कितना था, इनिशियल सरफेस एरिया कितना था 4πr² था। फाइनल सरफेस एरिया कितना है, n इंटू 4πr², ठीक है। तो चेंज इन सरफेस एरिया कितना हो गया, n r², ये चलो मैं पहले लिख देता हूँ तब कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एक्सप्रेशन याद रखो, हाँ, n इंटू, चलो n इंटू 4πr² माइनस 4πr² इज इक्वल टू 4πnr² माइनस r², ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई, समझी बात की नहीं सब बच्चों को। चेंज इन सरफेस एरिया इतना होगा, करेक्ट। तो r की वैल्यू कितनी थी, देखो मेरी 4π, n इज 1000, r कितना है 10 रेज टू माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, माइनस r कितना है 10 रेज टू माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व दिस होल थिंग, कितना आ जाएगा 4π, बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा ये 10 रेज टू 6 ना, 10 रेज टू 6, तो 10 रेज टू माइनस 3 माइनस 10 रेज टू माइनस 4, ठीक है। 10 रेज टू माइनस 3 माइनस 10 रेज टू माइनस 4 कितना, so 9 into 10 is to minus 4, तो basically 9 4s are 36, ये 9 आ जाएगा, करेक्ट। दिस विल बी, इसको सॉल्व करके देखोगे तो दिस विल बी 4π into 9 into 10 is to minus 4, which is 9 4 36π into 10 is to minus 4, करेक्ट। और अभी हमें क्या पता है, चेंज इन, हमें क्या फाइंड करना है, गेन इन सरफेस एनर्जी। तो गेन इन सरफेस एनर्जी कितना होगा, अभी हमें वी हैव सीन दैट फॉर्मूला, energy is equal, surface tension is equal to energy per unit area, तो gain S into A, तो ये डेल्टा ए निकला है अपना, डेल्टा ए कितना ये आ गया। अच्छा, ड्रॉप्स हमेशा याद रखना एक ही सरफेस रहता है, तो यहाँ पर हम इसीलिए एक ही सरफेस ले रहे हैं, करेक्ट। ड्रॉप मतलब क्या हो गया, ड्रॉप तो भाई पूरे से भरी रहती है ना अंदर से, तो इसका केवल एक ही सरफेस होगा विच इज फ्री सरफेसेस की बात हो रही है यहाँ पर। एस कितना सरफेस टेंशन 0.075, 0.075 into 36π into 10 raised to minus 4 joules. This is our final answer. So finally, when you solve this, how much you can 75 into 36 into pi into 8.482 minus 4 होगा। So this is our final answer. समझ में आए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं आपको। तो कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते तो ध्यान रखना है सब छोटी छोटी बातें। तो अब देखो बच्चों, हमेशा एक चीज आप ध्यान रखो, कोई भी कर्व्ड सरफेस रहेगा अगर, इफ वी आर हैविंग एनी कर्व्ड सरफेस, तो अभी चलो अच्छा आप मुझे बताओ, इस पॉइंट पे प्रेशर मैं P1 ले रहा हूँ, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 ले रहा हूँ, कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा,
क्या लगता है आपको कहाँ का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? बताइए बच्चों, कहाँ का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? एनीवन, एनी कमेंट ऑन दिस? सर वो जो आपने ये बनाया कर्व, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कुछ भी, आप देखो ड्रॉप, देखो ड्रॉप एक कर्व्ड रहता है ना, ड्रॉप का जो स्ट्रक्चर है वो कर्व्ड है ना, करेक्ट? ड्रॉप का स्ट्रक्चर जो कर्व्ड रहता है, तो कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा? सर तो 1 पे। नहीं, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होता है, इसको भी हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है? इस साइड का जो प्रेशर है ज्यादा होता है, नाउ वी विल प्रूव दिस। तो देखो, अगर मान लो मेरे पास एक ड्रॉप है, ठीक है, ध्यान से देखना, एक ड्रॉप, इसको भी मैं आधी आधी ड्रॉप में डिवाइड करूंगा, ठीक है? तो मैं बस यहाँ पर एक कौन सी ड्रॉप ले रहा हूँ, एक जस्ट इसकी आधी ड्रॉप ले रहा हूँ, बाकी की जो ड्रॉप है ये पीछे वाला पार्ट हो गया। तो ये वाली जो ड्रॉप, इसको मैं काम करते हैं, इसको हम कंसीडर नहीं करते, ठीक? तो दिस इज माय दैट ड्रॉप। तो बच्चों यहाँ पे इसका, इस ड्रॉप का जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस कितना है? इस ड्रॉप का रेडियस ले लेते हैं, मान लो r। अब देखो, अब अब यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस होंगे वो हमें थोड़ा एनालाइज करना है। यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस होंगे वो हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? यहाँ पर देखो, ये स्मॉल लेंथ डीएल ले लेते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये स्मॉल लेंथ डीएल को ये वाली सरफेस ऐसे खींच रही होगी, खींच रही होगी नहीं खींच रही होगी? सरफेस टेंशन की वजह से खींच रही। अभी हमने देखा ना, कोई भी सरफेस रहती है उसको ये वाली सरफेस ऐसे खींचेगी और ये वाली सरफेस ऐसे खींचेगी, ठीक है? तो इस सरफेस को ये डॉटेड वाली सरफेस जो वो ऐसे इस डायरेक्शन में खींचेगी, है कि नहीं है? ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रेशर भी लग रहा होगा। यहाँ पे मान लो प्रेशर है मेरा, यहाँ पे प्रेशर P है, ये यहाँ पे प्रेशर P1 ले लेते हैं, यहाँ पे इसके अंदर प्रेशर P2 ले लेते हैं, ठीक है? ठीक। तो अब देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, ये प्रेशर की वजह से टोटल फोर्स जो यहाँ पे जनरेट होगा इस सरफेस पे कितना होगा? फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, करेक्ट? तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा वो कितना होगा? प्रेशर इनटू एरिया होगा ना। यहाँ पे जो F1 यहाँ पे जनरेट हुआ होगा वो प्रेशर इनटू एरिया होगा, P1, ठीक है? तो पॉजिटिव एक्स, फोर्सेस टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स जो लग रहे हैं, कौन कौन से लग रहे हैं? तो एक तो ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स, तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होगा? सरफेस टेंशन का फोर्स होगा 2 पाई r इंटू s, ये फोर्स F1 हो गया, ये फोर्स F2 हो गया, ठीक है? तो P1, ये प्रेशर की वजह से भी फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा? P1 इंटू, ठीक है? करेक्ट है ना बच्चों? ओके। अब क्योंकि ड्रॉप इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम ना, तो जितने फोर्सेस यहाँ पे लग रहे होंगे उनको बैलेंस करने के लिए, ड्रॉप ये वाली सरफेस ऐसे कुछ फोर्स लगा रही है, मान लेते हैं F3। तो यहाँ पे अगर प्रेशर P2S ड्रॉप के अंदर, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो लग रहा होगा निगेटिव से, मतलब इस डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा होगा दैट शुड बी P2 है सर। हाँ, यस बोलो सर अभी स्टार्ट से समझा सकते क्या? इधर थोड़ा नेट का इशू हो रहा है तो मैं। ओके देखो, फिर से देखो, अगर नहीं समझा आपको तो देखो, अभी मैंने आपको बताया कि ये एक ड्रॉप है, ठीक है? दिस इज अ ड्रॉप। तो इस ड्रॉप को मैंने ऐसा हमने एनालाइज किया कि भाई हमने अगर इस ड्रॉप का आधा पार्ट हम देखें
तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? तो ये जो डॉटेड पार्ट है ये इस ड्रॉप की इस सरफेस को खींच रहा होगा। वी ऑलरेडी सीन सरफेस टेंशन, सरफेस रहती है, इस सरफेस को ये वाला पार्ट ऐसे खींचता है, ये वाला पार्ट ऐसे खींचता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो F1 होगा, करेक्ट, ये जो F1 होगा ये कितना होगा अभी हमें मालूम है, ये फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है ना, तो हमें मालूम है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, टोटल लेंथ कितनी हो गई इस हेमिस्फीयर के इस पार्ट की 2 पाई r। सो 2 पाई r इनटू सरफेस टेंशन कर देंगे तो हमें ये फोर्स F1 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट, ओके। नाउ अगर हम यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर अगर हम इस वाले पार्ट पे ये देखेंगे, इस वाले पार्ट पे और कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ लग रहा है। और कौन सा फोर्स लग रहा है? इस प्रेशर P1 की वजह से भी तो यहाँ पे कुछ एक फोर्स F1 लग रहा होगा, करेक्ट। तो ये फोर्स P1 की वजह से कितना लगेगा? फोर्स, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो P1 वाले प्रेशर की वजह से जो नेट फोर्स इस क्या बोलते हैं इस एरिया पे आएगा, दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी P1 into A, ठीक है, P1 into A, ओके। और इधर से अब ये ड्रॉप स्टेबल कंडीशन में है, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज F1 फोर्स। तो रुको एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करते हैं। तो ये हो गया बच्चों मेरा F1 वाला फोर्स, इसको मैं बोल देता हूँ ये F2 वाला फोर्स, ठीक है, कैसा लग रहा है। और इन दो फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, F1 और F2 को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर P2 है, इसका एरिया A है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा P2, और दोनों एक दूसरे को इक्वल होंगे, करेक्ट। देन ओनली इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी एक्जिस्टिंग ना, लेफ्ट हैंड पॉजिटिव एक्स फोर्सेस शुड बी इक्वल टू नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई? अब बस अब हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, इसको 2 पाई r इंटू एस प्लस P1 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू P2 पाई r स्क्वायर, और r कैंसिल, ठीक है। सो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 2s बाई r, ठीक है बच्चों। P2 माइनस P1 इज 2s बाई r। सर आपने वो क्या रीजन दिया कि P2 में प्रेशर ज्यादा होता है? और देखो ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहा है ना, P2 माइनस P1 कितने से ज्यादा है? 2s। आपको बताऊंगा मैं क्यों ज्यादा होता है, बेसिकली सरफेस टेंशन की वजह से ज्यादा हो रहा है यहाँ पे प्रेशर। सर मैंने कुछ रीजन नहीं दिया आपको, मैंने बस बताया ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे P1 में प्रेशर ज्यादा होगा, बट एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पे P2 अंदर जो है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। रीजन इज सरफेस टेंशन, इस सरफेस टेंशन की वजह से ही तो यहाँ पर एक एडिशनल फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से एडिशनल प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। देखो इसमें कुछ डाउट है किसी को? दैट मीन्स जो एडिशनल प्रेशर यहाँ पर आया इस सरफेस के अंदर, जो एडिशनल प्रेशर वो कितना है? देखो 2s बाई r, दैट मीन्स वो जो प्रेशर यहाँ पे एडिशनल जनरेट हुआ है वो सरफेस टेंशन की वजह से हुआ है। जल्दी से देखो इसको, कुछ डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। तो बच्चों दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। मालूम है किसी को क्या क्या डिफरेंस है कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस? मालूम है किसी को कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस क्या होता है? यस, मालूम है किसी को? सर कोहेसिव मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, और यस, एडहेसिव मतलब तो जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में लगते हैं उनको कोहेसिव बोलते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में लगते हैं तो सेम मॉलिक्यूल्स, और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में लगते हैं, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में लगे उनको बोलते हैं एडहेसिव। जैसे फेविकोल को क्या बोलते हैं? फेविकोल इज एन एडहेसिव ना, तो फेविकोल क्या करता है? दो
अलग अलग चीजों को चिपकाता है ना, दो अलग अलग सरफेसेस को एडहेसिव के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। सो दीज आर नोन एज एडहेसिव्स। तो अब बच्चों देखो इसका यूज कहाँ पर आता है। जैसे आपने देखा होगा वाटर का सरफेस कभी आपने देखा है, कभी भी ग्लास में, ऑब्वियसली ग्लास के थोड़ा सा इसमें इम्प्योरिटी अगर रहेगा तो, या प्लास्टिक के साथ आप देखो वाटर का सरफेस हमेशा स्लाइटली ऐसा रहता है। हैव यू सीन वाटर सरफेस विल मेक इट आल्सो लाइक दिस। ऑब्जर्व किया क्या कभी? यस बच्चों, ऑब्जर्व किया है कभी? वाटर का जो सरफेस होता है वो हमेशा ऐसा रहता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों रहता है? वाटर का सरफेस ऐसा क्यों रहता है? विल ट्राई टू स्टडी। देखो ये मेरा ग्लास है, समझो ऐसा, ठीक। अब इस ग्लास में यहाँ पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो इस वाटर के मॉलिक्यूल का देखो, एक तो ग्लास इसको अपनी तरफ, ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल में कुछ फोर्सेस होंगे। कौन से फोर्स होंगे? ये एडहेसिव फोर्स, ठीक। और वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स में भी तो कुछ फोर्सेस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं, उनको बोलते हैं हम कोहेसिव फोर्सेस। तो कौन से फोर्सेस ज्यादा होने चाहिए, कौन से फोर्सेस ज्यादा होंगे यहाँ पे, एडहेसिव या कोहेसिव? इस केस में वाटर में कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। तभी देखो वाटर जो है ना, कभी देखा है अपने वाटर को, अगर आप यू जस्ट थ्रो सम वाटर, तो वाटर कैसे चलता है? वाटर कैसे चलता फैल है? जाता है। फैल जाता है। तो मतलब वाटर साथ में ही फैलता है ना, ऐसा नहीं वाटर ऐसे ऐसे। वाटर मरकुरी देखो कैसा होता है, मरकुरी ऐसा ऐसा हो जाएगा ना। मरकुरी के केस में कोहेसिव फोर्सेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू दिस थिंग। बट मरकुरी देखो, मरकुरी को ऐसा फ्लो करा होता है, ऐसा ऐसा हो जाएगा मरकुरी प्रोबेबली, करेक्ट, ठीक है। बट वाटर को अगर आपने फ्लो किया तो वाटर साथ में ही रहेगा हमेशा, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो वाटर के केस में क्या होता है, एडहेसिव फोर्सेस थोड़े कम होते हैं और कोहेसिव फोर्सेस जो है वो थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होगा, जो नेट फोर्स आएगा यहाँ पर ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। नेट फोर्स जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। समझी बात कि नहीं? तो देखो वाटर की जो सरफेस भी, वाटर की सरफेस कुछ ऐसी रहती है, ऐसे लग रहा है, इसलिए वाटर की सरफेस जो है ऐसी। तो यहाँ पर ये कौन सा फोर्स हुआ बच्चों, ये हुआ एडहेसिव, और ये कौन सा हुआ, कोहेसिव। वाटर में कौन सा फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव ज्यादा है। तो देखो ये वाटर को हमेशा ऐसे ऐसे डायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आप देखो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ये फोर्स और कम हो जाएगा, ये फोर्स और बढ़ जाएगा, तो इसका एंगल थोड़ा और कम होगा। तो ये और ऐसा और ऐसा है, ऐसा, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात बच्चों सबको? तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका आ रहा है बच्चों, तो वाटर का में बेसिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा आ रहा है, आप देखो तो ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा आ रहा है वाटर में एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हो आप? देखो इस सरफेस से पहले तो आप एक टैंजेंट ड्रॉ कर लो, इस पहले तो सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ करो। तो लाइन कहाँ पे जानी चाहिए, लाइन पानी के अंदर जानी चाहिए, या जो भी फ्लूइड है इस फ्लूइड के अंदर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे देखो ये जो है, यहाँ से एक टैंजेंट ड्रॉ करिए, टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे होगा। टैंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक। तो ये फोर्स और ये दिस एंड दिस, सो इनके बीच का जो ये एंगल होगा दिस विल बी थीटा। तो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा एक्यूट कब आएगा, जब कोहेसिव फोर्सेस आर मोर देन एडहेसिव फोर्सेस। यहाँ पे क्या आ रहा था,
कोहेसिव फोर्सेस वर मोर देन adhesive forces ना, cohesive were more, cohesive is more than adhesive, ठीक है। समझी बात। अब मरकुरी को देखो, मरकुरी में कैसा रहता है, मरकुरी में मरकुरी की जो सरफेस रहती है ना वो ऑलमोस्ट ऐसी रहती है कुछ तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा होगा। अब मरकुरी देखो टूट जाती है, जल्दी टूट जाती है, मतलब मरकुरी में कोहेसिव फोर्सेस थोड़े कम होंगे एज कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्स ना। मरकुरी में कोहेसिव फोर्सेस कम होंगे तो मरकुरी में क्या होगा, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये पैरामीटर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये पैरामीटर थोड़ा कम हो जाएगा। इसकी वजह से देखो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, ऑलमोस्ट थोड़ा इट विल बी लाइक यू नो लाइक दिस, ऐसा कुछ तो होगा ना। मतलब मरकुरी में देखो फोर्सेस कैसे ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। वाटर में भी ऐसे लग रहे थे, वाटर में वाटर में आपके जो फोर्सेस थे वो कैसे लग रहे थे, वाटर में ऐसे लग रहे थे। मरकुरी में ऐसे लगना चाहिए, तो ऐसा कब लगेगा, ऐसा कब पॉसिबल है लगना, एक्चुअली मरकुरी में मैंने आई थिंक उल्टा बोल दिया बच्चा, आई एम सॉरी। मरकुरी में ये फोर्सेस ज्यादा होना चाहिए ना, ये वाले फोर्सेस ज्यादा होंगे कंपैरिजन में। मरकुरी देखो चिपकते नहीं ना सरफेस पे, तो ये फोर्सेस कम होंगे, तो मरकुरी के केस में इसलिए आई थिंक ओके ओके। तो आई एम सॉरी बच्चों, मैंने उल्टा बोल दिया आपको, आई एम रियली सॉरी। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओके ओके। मरकुरी में ऐसा कुछ था, यस, इसलिए ऑलमोस्ट सरफेस ऐसा कुछ तो आता है, ठीक है चलो देखो यहाँ पे देखो एक्चुअली वाटर में क्या होता है बच्चों, वाटर के केस में देखो, वाटर जब भी कहीं भी आप डालते हो ना वाटर को, तो वाटर सरफेस से थोड़ा बहुत चिपक जाता है, ऑब्जर्व किया कभी आपने, आपने फ्लोर पे पानी डाला तो फ्लोर पे पानी जो है चिपक जाता है, विच इज नॉट द केस विद मर्क्यूरी एक्चुअली, करेक्ट। तो वाटर में क्या होता है, एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होता है, सॉरी मैंने आई थिंक उल्टा बोल दिया, एडहेसिव फोर्सेस मैंने बोल दिया कि शायद वाटर में कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा, बट वैसा नहीं रहता है। वाटर में क्या होता है, इसलिए तो ये वेक्टर भी एक्चुअली यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। देखो फिर से मैं आपको ये बात रिपीट कर देता हूँ, वाटर में एडहेसिव फोर्सेस जो ना ये ज्यादा होते हैं, तभी वाटर क्या करता है, चिपक जाता है सरफेस के साथ, करेक्ट। कोहेसिव फोर्सेस थोड़े कम रहते हैं वाटर में, ठीक। देखे ना वाटर को समझे, पानी फ्लोर पे डालो तो चिपक जाता है फ्लोर पे, तो जो नेट रिजल्टेंट होगा ना, देखो वेक्टर की स्पेशलिटी होती है, ये हमेशा ये जो क्या बोलते हैं, जो ये वेक्टर है ना, जो सबसे बड़ा वेक्टर उसकी साइड थोड़ा बहुत ये इंक्लाइन होगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है एफ नेट, ये हमेशा बड़े वाले वेक्टर की तरफ झुका हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो फोर्सेस हैं आपके ऐसे लग रहे हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। मरकुरी के केस में क्या होता है, मरकुरी चिपकती नहीं है सरफेस को, तो ये वाला फोर्स जो है थोड़ा कम हो जाएगा, और ये वाला जो फोर्स है ना ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा बनाते हैं प्रोपोर्शनली, ये फोर्स थोड़ा कम हो जाता है मरकुरी के केस में, ये फोर्स थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो रिजल्टेंट आप देखो इसका, रिजल्टेंट जो है वो ऐसा कुछ है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ऐसा, तो इसका इसका जो सरफेस का मिनिस्कस है ना, देखो ऐसा कुछ तो हो जाएगा, सरफेस मिनिस्कस ऑलमोस्ट लाइक दिस, समझ में आई बात। तो मैंने क्या यहाँ पे क्या लिख दिया, कोहेसिव इज लेस देन एडहेसिव, तो इट शुड बी वाटर के केस में कोहेसिव इज लेस देन एडहेसिव, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मरकुरी के केस में फॉर वाटर, दिस इज फॉर वाटर, वाटर में कोहेसिव इज लेस देन एडहेसिव, ठीक है। और मरकुरी के केस में क्या हो रहा है बच्चों, इन केस ऑफ मरकुरी कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, कोहेसिव इज मोर देन एडहेसिव, मच मोर in fact, cohesive is more than
एडहेसिव। सर ऑयल में भी एडहेसिव फोर्स ज्यादा रहता है क्या? और हाँ, ऑयल में भी ज्यादा रहता है क्योंकि ऑयल भी चिपक जाता है ना सरफेस पे। देखो आप ऑयल को अगर आप अगर किसी फ्लोर पे डालो तो ऑयल चिपक जाता है ना सरफेस पे। तो ऑयल में भी एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कोहेसिव। मरकुरी देखो, मरकुरी को डालो तो मरकुरी चिपकता नहीं है सरफेस को, तो मरकुरी के केस में कोहेसिव फोर्सेस आर मोर। तो इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा मरकुरी का, तो मरकुरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा आएगा? मरकुरी ऐसा हो जाएगा ना। तो अब अगेन मैंने बोला टैंजेंट यहां से डालो, अंदर की तरफ टैंजेंट डालनी और सरफेस को टैंजेंट देखो। यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका आ गया ऑब्ट्यूज। दिस इज ऑब्ट्यूज। सो ऑब्ट्यूज का ये केस है, एक्यूट का ऊपर मैंने बनाया है, दिस केस फॉर एक्यूट। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? इसीलिए देखो जो भी मॉलिक्यूल सरफेस को वेट नहीं करेगा, अगर मॉलिक्यूल मरकुरी के मॉलिक्यूल सरफेस को वेट नहीं कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स को वेट नहीं कर रहे हैं तो उसका रीजन यही है कि हमारे जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा है एडहेसिव फोर्सेस के कंपैरिजन में। मॉलिक्यूल्स में इतना फोर्स है कि वो सरफेस को चिपका ही नहीं पा रहे अपनी तरफ। ठीक है, तो एक्यूट कब मिलेगा, ऑब्ट्यूज कब मिलेगा? समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? यस बच्चों, समझी बात सबको? यस सर। तो ध्यान रखो, हाँ, अगर आपका सरफेस ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर क्या ज्यादा होगा? एडहेसिव की कोहेसिव, यहाँ पे एडहेसिव ज्यादा होगा ना, सरफेस की तरफ चिपक रही है, तो यहाँ पे एडहेसिव इज मोर देन कोहेसिव। और अगर सरफेस हमारी ऐसे आ रही तो यहाँ पे एडहेसिव इज लेस देन कोहेसिव। ठीक है, समझ गए बात को? ड्रॉ करना है, लिखना है। और बच्चों कभी कभी ना 0 डिग्री भी बनता है, जैसे अगर आप एकदम हाईली प्योर वाटर लो और एकदम क्लीन ग्लास लो तो उसके बीच में जो एंगल बनता है ना 0 है। 0 कब बनेगा कोई बता सकता है? कैन यू थिंक 0 कब बन रहा होगा यहाँ पर? ये तो समझो ग्लास है मेरा ना। ठीक, तो रुको मैं आपको दिखाता हूँ। 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो 0 बनने के लिए बच्चों यहाँ पे ये वाला फोर्स है ना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स है वो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अगर बहुत ही कम हो गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने कम हो गए कि कोहेसिव फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो केवल और केवल एडहेसिव फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे सरफेस ऐसा बन जाएगा। तो अगर तुम्हारा एडहेसिव एग्जिस्ट करता है, कोहेसिव इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो जो थीटा है वो तुम्हारा 0 डिग्री बन जाएगा। इस केस को भी जल्दी से लिख लो। यहाँ पे कोहेसिव क्यों ऑलमोस्ट 0 है? क्योंकि यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स ही नहीं है कि वो आपस में फोर्स लगा सके, इसलिए कोहेसिव जो है ऑलमोस्ट इट्स वेरी क्लोज टू 0। ठीक है, जल्दी से इस केस को भी लिखना। यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट मेरा 0 हो गया ना। देखो यहाँ पे तुमने अभी टैंजेंट डाली ऐसे, ठीक है, और ये भी ऑलमोस्ट देखो इसका क्या बोलते हैं, इसकी भी जो टैंजेंट है, और मेनिस्कस जब ऐसा रहता है तब यस इसकी भी टैंजेंट ऑलमोस्ट ऐसे इसके ऊपर ही ओवरलैप करी ना, दैट मींस एंगल थीटा इज ऑलमोस्ट 0 ओवर हियर। रेड एंड ब्लू लाइन आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर, दैट्स व्हाई थीटा विल बी ऑलमोस्ट 0। सी दिस है लगभग आधा ले लो और उसमें थर्मोकोल के बॉल डालते जाइए, थर्मोकोल की बॉल हल्का डाल दो। कौन सा भी चीज डालते जाइए। मैं पॉज करता हूं, आप यहाँ ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या होगा कि ये बॉल जो होते हैं ना, जो लाइट मटेरियल होता है ना, वो हमेशा एज की तरफ जाता है, हमेशा एज की तरफ जाता है। देखिए अब ये ब्लू बॉल देखो, जहां वो पानी को टच हो रहा है और ग्लास के एज को भी टच हो रहा है, वहां पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर गया और फिर बाद में
कम हो गया, वो मतलब वहां लगभग पानी का शेप जो हो गया ना, उसे मिनिस्कस भी बोलते हैं। लोअर भी होता है मिनिस्कस और अपर भी होता है। अभी देखिए पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन साइड में देखो तो ये देखिए कि हमेशा थर्मोकोल की बॉल या कौन सा भी हमारा पिंग पोंग बॉल हो, प्लास्टिक के बॉल हो, लाइट मटेरियल कि हो, पानी का जब सरफेस हम ऐसा है पानी के ग्लास में डालेंगे ना, तो ना। हमेशा एज की तरफ, वॉल की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है, उसे बोलते हैं वो वाटर का या कोई लिक्विड का मिनिस्कस। मतलब यदि हम ध्यान से देखेंगे ना, जहां वॉल होता है और वहां जो पानी वहां टच होता है, वो पानी है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मतलब वॉल को टच करके पकड़ के थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और पानी का लेवल सबसे मिनिमम का होता है वो सेंटर में होता है। चाहे तुम्हारा कौन सा भी वेसल हो, ग्लास होने दो या कौन सा कैपिलरी जैसा होने दो, तो वो सेंटर में मिनिमम हाइट होता है, लेकिन साइड में मैक्सिमम हाइट होता है। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, आपको ज्यादा इससे पता चलेगा। तो अभी समझ लो कि वही ग्लास में हमने ज्यादा से ज्यादा पानी लिया, तो अभी मिनिस्कस का ऐसा मतलब पानी का लेवल दिखे ऐसा बल्जू हो गए ना। तो अभी ये थर्मोकोल के बॉल सेंटर में जा रहे हैं, पहले साइड में जा रहे थे, अभी वो सेंटर में जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सेंटर में जा रहे हैं, सेंटर में जा रहे हैं। उसका बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेनन जो होता है ना मिनिस्कस का, उससे हमें पता चलता है। मतलब यदि ग्लास आधा है, मतलब ग्लास में पानी कम है, यहां मैं पॉज करता हूं, अभी देखिए दोनों में आपको पता चलेगा कि जहां पानी का लेवल ग्लास के हाइट से कम है, वहां थर्मोकोल के बॉल बिल्कुल एज में रुके हैं, और जहां पानी का लेवल ग्लास के हाइट से ज्यादा है, वहां थर्मोकोल के जो बॉल है बिल्कुल सेंटर में रुके हैं। तो यदि आप ध्यान से देखोगे ना कि मिनिस्कस क्या होता है, और ड्यू टू दैट मिनिस्कस ये जो बॉल साइड में कैसा पुल हो जाता है, इफ यू हैव द वाटर हैविंग द मोर हाइट देन द हाइट ऑफ द ग्लास, लेकिन वो सेंटर में कैसा खींचा जाता है वो आपको पता चलेगा। और एक मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूं, अभी देखिए, या ध्यान से देखोगे कि इट्स ड्यू टू द, मतलब पानी का जो हाइट जो होता है ना, वो जगह पे अभी बॉल को रुकना पड़ता है। और आधे ग्लास में या पानी का लेवल जहां कम है, वहां देखिए एज में पानी का लेवल ज्यादा होता है, और दूसरे केस में यदि पानी हम ज्यादा डालोगे तो एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अभी दो जगह पे पानी के बूंद, मतलब दोनों जगह पे पानी है। देखो पानी वाटर का क्या सरफेस होने वाला कैसा है है? देखिए, अभी देखिए एक ही मटेरियल है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स है, तो वहां मिक्स हो गए। अभी ये जो होता है ना, सिमिलर काइंड ऑफ के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होता है ना, उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहिजन। और अभी दूसरे केस में हम क्या करेंगे, एक जगह पे ऑयल लेंगे और दूसरे जगह पे जो होता है ना, और यहाँ पर हम आप जो एक्चुअली में देखो ना, वाटर लेंगे। यहाँ पर देखो ऑयल, अगर आप देखो ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, दिख रहा है आपको बच्चों? फिर से अगर आपने नहीं ऑब्जर्व किया तो फिर से ऑब्जर्व करो। हाँ सर, ऑयल में ज्यादा एडेसिव फोर्स रहता है ना। ऑयल देखो, ये पानी का सरफेस देखो, पानी का सरफेस कैसा है, और उसके बाद फिर ऑयल जब ये डालेगा ना, तो ऑयल तो दिख रहा है ना, वो पानी थोड़ा सा देखो बल्जी टाइप का दिख रहा होगा आपको। नाउ जस्ट सी अभी फॉर ऑयल, दोनों में क्या होने वाला है, टाइप के हो गए अभी है ना, उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ऑयल देखो, ऑयल कोहिजन। थोड़ा और अभी दूसरे केस में हम क्या करेंगे, एक जगह पे ऑयल लेंगे और दूसरे जगह ऑयल पे जो इतना होता है ना, ज्यादा स्प्रेड हम नहीं जो हो रहा, मतलब इतना वाटर ज्यादा लेंगे। बल्जीनेस नहीं आ देखिए रही, अभी जो क्या ज्यादा होगा, स्प्रेड हो रहा है अभी ऑयल। मिक्स हो गए या नहीं हो गए, अब चार्ट में लिखो, अब ऑयल एंड वाटर मिक्स हो गए या नहीं हो गए, हो रहे क्या? नहीं, बीच में देखो एक लाइन बन रही है, देखिए एक लाइन बन रही है, मैं आपको वर्टिकल व्यू भी दिखाऊंगा उसका बाद में, लेकिन देखिए, और ये ऐसा शेप आ जाता है ना। माय क्वेश्चन इज व्हाई वो जो कर्व जो है ना, ऐसा शेप का बन गया। देखिए स्ट्रेट, मतलब जितने कर्व जो है ना, अब आप बता सकते हैं कहाँ पे ऑयल है, कहाँ पे वाटर है? बताओ बच्चों, कहाँ पे फिर वो ऑयल है? जो वल्गरिटी लिखा है वो ऑयल है, और जो थम थम दिखा है वो वाटर है वो वाटर है। ओके, क्यों? सर, क्योंकि वो ज्यादा बल्जी है लेफ्ट हैंड साइड से। ज्यादा बल्जी है, अच्छा।
यस अच्छा, आपने वैसे सोचा है क्या? लेट मी ऑल्सो सी, हो रहा है क्या? देखते हैं। हाँ ओके, वैसा आप बोल रहे हो क्या यार? ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप थोड़ा सोच रहे हैं अभी कौन सा साइड ऑयल होगा, कौन सा साइड वाटर होगा। ठीक, एक सेकेंड। तो बच्चे यहाँ पे दिस विल बी वाटर, दिस विल बी ऑयल। रीजन भी, वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है इसलिए का है। तो वाटर का जो मिनिस्कस है वो थोड़ा सा कर्व रहेगा। और हमेशा याद रखो, कर्व्ड सरफेस जहां पर भी रहेगा, जहां पे भी कर्व्ड सरफेस है वहां पर आपका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। मतलब ये 2T/R से ज्यादा ज्यादा था ना ये, हमने इसमें देखा था। किसमें देखा था? बबल में देखा था ना। यहाँ पे सरफेस टेंशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है बबल के केस में सरफेस टेंशन ज्यादा? हमने उसको पूरा डिराइव करके देखा है ना, ठीक है ना, उसको पूरा डिराइव करके देखा है कि जो भी कॉनकेव साइड रहता है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, प्रेशर ज्यादा है इसीलिए इसको काइंड ऑफ ऐसा ऐसा होल्ड ऑन करके रखे हैं इसको। प्रेशर सेम होता तो फिर ऐसा हो जाता। ठीक है, समझी सर। बात की नहीं समझी? हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर अगर हमने वाटर में सोप या फिर ऐसे कोई इम्प्योरिटीज ऐड करते गए और उनका दोनों का सरफेस हाँ तो टेंशन एक साथ। ऑब्वियसली, हाँ तो फिर जब इसका सरफेस टेंशन इक्वल हो जाएगा तो ये ऐसे कर्व एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो। सर। सर वो T1 is surface tension between liquid and solid। ठीक है, तो ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का सरफेस टेंशन फोर्स है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो आपको समझ में आता है। तो ये किसके बीच है? सॉलिड और लिक्विड। ये कि T2 किसके किसके बीच में? सॉलिड और एयर। और T3 किसके किसके बीच में? लिक्विड एंड एयर। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा था इस वाले केस में? ये पानी, देखो पानी का सरफेस ऑलमोस्ट ऐसा ही था कि नहीं था? ऐसा ही था कि नहीं था बच्चों? था कि नहीं था? से समथिंग भाई, था कि नहीं? सर। ऐसा था कि नहीं था? अब वाटर का मिनिस्कस कॉइन पे जब सर हमने पानी डाला था तो देखो कॉइन में पानी ऐसे ही आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ठीक है, चलो अब यहाँ पे थीटा देखते हैं। एक सेकंड लेट मी कंप्लीट दिस। अब यहाँ पर हम इस थीटा को देखते हैं। तो कॉस थीटा यहाँ पे कितना होगा? अगर ये सरफेस रेस्ट पर है तो कॉस थीटा कितना होगा? देखो T2 माइनस T1 अपॉन T3। T2 माइनस T1, T2 माइनस, कैसे आई है? बेसिकली यहाँ पे इसको हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया? ये हो गया मेरा T3 cos थीटा T1, so T3 cos थीटा प्लस T1 इज इक्वल टू T2। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज T3 cos थीटा। तो cos थीटा इज T2 माइनस T1 बाई। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई है? ऐसे आता है cos। तो अब बच्चों यहाँ पर आप देखो किसका सरफेस टेंशन ज्यादा है? T2 मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे T2 क्या था? T2 था ये सॉलिड और एयर के बीच का सरफेस टेंशन। ये किसकी वजह से था? लिक्विड और एयर का। और ये किसका था? ये T3 था ना, ये T3 है। ये T1 है, T1 है। T1 किसके किसके बीच में है? T1 है, देखो T1 है किसके किसके बीच में? लिक्विड और सॉलिड के बीच में ना, लिक्विड और सॉलिड के बीच में था ना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर लिक्विड का कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, लिक्विड का अगर कोहेसिव फोर्स, मतलब अभी आप सोच के देखो, अगर ये सरफेस ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तभी तो इसका मिनिस्कस ऐसा आएगा ना। आप सोच के देखो इस चीज को। अगर इसका ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, जो मैंने आपको कॉन्टैक्ट एंगल में बताया था, इसका ये फोर्स अगर ज्यादा होगा तभी तो इसका ये वाला जो एंगल है, ऑब्वियसली लिक्विड, एयर और लिक्विड का तो कम ही रहता है, इससे तो कम ही होगा, तभी तो इसका ये एंगल एक एक्यूट एंगल आएगा। करेक्ट। मरकुरी का केस देखते हैं, चलो अभी यहाँ पे मरकुरी का केस देखते हैं, फिर आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लेना। अब मरकुरी के केस में देखो, मरकुरी के केस में क्या हो रहा है? अगेन इसको हम पहले तो लेबल करते हैं। ये किसके किसके बीच में है? ये लिक्विड और सॉलिड के बीच में है। ठीक है,
ये तो ऑब्वियसली सॉलिड एयर के बीच में, इसका इतना काम नहीं है। और ये किसके किसके बीच में, ये एयर और लिक्विड के बीच में, ठीक है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर बच्चों ध्यान, या आप ये ऐसा भी बोल सकते हो, इन मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स जो काइंड ऑफ है वो ये फोर्स काइंड ऑफ बता रहे हैं हमें यहाँ पर, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो काइंड ऑफ ये देखो बता रहे हैं, एयर लिक्विड, मतलब आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो भी कुछ ऐसे ही कोई वेक्टर बना रहा हो, इसके आसपास ही वेक्टर बना रहा हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो ये एंगल ज्यादा हो गया ना, ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड और इसके बीच का फोर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर बच्चों हो रहा था ये कि यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड के बीच का फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स। तो मैंने बोला T3 को इवन हम बोल रहे हैं कि ये लिक्विड और एयर के बीच का है, बट देखो इसका जो यहाँ पर ये आप दो लिक्विड्स के बीच में भी आप फोर्स ले सकते हो, दो लिक्विड के बीच का फोर्स भी अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही आपको कुछ दिखाई ये पानी का केस हो गया, ये पानी का केस हो, तो हमने तो अभी वही देखा बोला था ना आपने कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा रहता है इनमें। यस, यहाँ पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, ठीक है, इसलिए जो एंगल है एक्यूट बन रहा है। अभी हमने इसको देखा था इस केस को, और इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज क्यों बन रहा है, क्योंकि लिक्विड का ज्यादा फोर्स है, देखो T3 वेक्टर बड़ा है एज कंपेयर टू T1 वेक्टर ना, इसलिए ये ऐसा काइंड ऑफ मेनिस्कस बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स से देख लेना, फिर फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट आपकी बुक में एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। अभी हम लोग आते हैं कैपिलैरिटी में। तो बच्चों यहाँ पर आप ये समझो, ये जो T3 है ना, इवन दो ये T3 यहाँ पर आपको बेसिकली क्या बता रहा है, T3 जो है ये यहाँ पर उन्होंने दिया है, दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर लिक्विड इंटरफेस, एयर और लिक्विड के इंटरफेस की में जो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा हो, तो बेसिकली यहाँ पे दो जो मॉलिक्यूल्स होंगे यही तो जो फोर्स लगा रहे हैं वही होगा ना। अदरवाइज अगर लिक्विड और एयर का देखो इट्स वेरी वीक, नहीं तो हमेशा कम ही रहेगा इसके कंपैरिजन में, तो हर ड्रॉप पे मेरा ऐसे ही होना चाहिए था। तो यहाँ पर लॉजिकली अगर हम सोचे थोड़ा, तो ये जो T3 है बेसिकली किसके किसके बीच में फोर्स लग रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, करेक्ट। तो वाटर जैसे लिक्विड में, अब ऑब्वियसली लिक्विड और सॉलिड के बीच में ज्यादा फोर्स लगता है ना, तो T1 ज्यादा होगा। तो देखो क्या करेगा, ये जो सॉलिड का सरफेस है ये लिक्विड को अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा ना, अपनी तरफ से खींच लेगा, ये ज्यादा खींच लेगा ना, और ये इसको इतना नहीं खींच पाएगा, करेक्ट। तो इसका मेनिस्कस जो रहता है ऑलमोस्ट ऐसा बनता है। मैथमेटिक्स तो बाद में अब इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा रहता है, ठीक है, ओके। और इस वाले केस में क्या हो रहा है, अब देखो अगेन ये मरकुरी में क्या रहता है, कोहेसिव ज्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली T3 बहुत बड़ा हो जाएगा, T3 जो है बड़ा हो जाएगा ना। तो अगर ये T3 बहुत बड़ा हो गया और T1 जो है ये अभी देखो, अभी लिक्विड क्या कर पाए, लिक्विड और सॉलिड अभी इतना इसको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, लिक्विड की इस सरफेस को अपनी तरफ सॉलिड इतना नहीं खींच पाएगा, इस सरफेस को सॉलिड अभी अपनी तरफ इतना नहीं खींच पाएगा, ये ज्यादा खींच लेगा ना। तो इसका जो मेनिस्कस रहता है ऑलमोस्ट लाइक दैट, ठीक समझा आपको। अगर नहीं समझा तो मैंने जो पहले एक्सप्लेनेशन दिया था आपको ग्लास के साथ ऐसा ही वेक्टर के साथ, दैट्स इन फैक्ट अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, आप वो भी सोच सकते हो, उसको उस लॉजिक से भी सोच सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए आपको जैसे आप एक चौक को लो और एक इंक में डुबो दो, ब्लू कलर की इंक में से डुबो, तो आप देखोगे इंक स्लाइटली यहाँ तक आ जाती है, कैन सी दिस पार्ट इज कलर्ड यहाँ पर। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चौक में बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं, उन पोर्स की वजह से जो इंक है ऊपर राइज कर गई ना, करेक्ट। तो इसी को हम बोलते हैं कैपिलैरिटी एक्शन। और कहाँ देखते हैं हम कैपिलैरिटी एक्शन, प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम रहता है, ठीक है, प्लांट्स में भी क्या रहता है, जाइलम फ्लोएम ही रहता है ना, तो उसमें भी पानी जो चढ़ रहा है ऊपर, क्यों चढ़ रहा है, कैपिलैरिटी एक्शन की वजह से चढ़ रहा है, ठीक है। तो इतना पानी ऊपर चढ़ेगा, ये अभी कैपिलैरिटी एक्शन होता क्यों है, करेक्ट। कैपिलैरिटी एक्शन भी हमारे सरफेस टेंशन की वजह से ही हो रहा है,
तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे बहुत मोटी कैपिलरी ट्यूब लिया है, इतना जनरली रहता है, इतना मोटा नहीं रहता है। यहाँ पे पानी ऐसा कुछ दिखाई देगा, और यहाँ पे पानी ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, ठीक। तो अब देखो, अब अभी कांटेक्ट एंगल तो आपको मालूम है, कांटेक्ट एंगल पे ऑब्ट्यूज होगा। अब पानी जो है, यहाँ पे जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये इस ग्लास के साथ फोर्स कैसे बना रहे होंगे, यहाँ पे जो फोर्स का ग्लास के जो, या जो ग्लास होगा इस पानी को कैसे, किस डायरेक्शन में खींच रहा होगा। देखो अभी ये हमने जो कांटेक्ट एंगल बनाया था वो क्या था, ये किसका फोर्स है, कोई कोई बताएगा मुझे किसका फोर्स है ये किसका फोर्स है। देखो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है और एक ग्लास का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वाटर वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, ग्लास को अपनी तरफ खींचेगा। ये फोर्स कौन लगा रहा है ग्लास पे, ये वाटर वाला मॉलिक्यूल लगा रहा है। फोर्स ऑफ वाटर ऑन ग्लास, और यहाँ पे जो ग्लास होगा ये भी तो इसको खींचेगा ना अपनी तरफ। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्लास, ये इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, फोर्स, इसको आप ऐसे लिख लेता हूँ, फोर्स ऑफ ग्लास ऑन वाटर। ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्लास, सॉरी फोर्स ऑफ ग्लास, ग्लास है ना, फोर्स ऑफ वाटर ऑन ग्लास। तो ये वाटर का फोर्स है ऑन ग्लास। ठीक है, ये कन्नोटेशन नहीं भी समझे तो भी, और ये क्या, फोर्स ऑफ वाटर ऑन ग्लास है। ठीक है, फोर्स ऑफ वाटर ऑन ग्लास। तो जब आप ग्लास को देखोगे तो ग्लास इस लिक्विड को कैसे खींच रहा होगा अपनी तरफ, ऐसे खींच रहा होगा कुछ तो ना, है कि नहीं है। ग्लास इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐसे खींच रहा होगा, सब डायरेक्शन ऐसे खींच रहा होगा ना, है कि नहीं। सब डायरेक्शन से ग्लास जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐसे खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा बच्चों, खींच रहा होगा कि नहीं। यस सर। तो अगर हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट मालूम है, दिस इज थीटा, तो ये भी ये एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो कंपोनेंट है फोर्स का, ये कितना होगा, अगर ये फोर्स है तुम्हारा सम फोर्स F, ठीक है, तो ये फोर्स F cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी इसको DF ले लेते हैं, इसको भी DF ले लेते हैं, सम स्मॉल फोर्स DF cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बच्चों, हो जाएगा कि नहीं। चलिए, तो अब देखो, अब आप इसको ऐसा सोच के देखो, वाटर का मिनिस्कस आपको ऐसा कुछ तो दिखाई दे रहा है। अब ग्लास जो ऐसा फोर्स खींच रहा है, ऐसे मतलब उसको अपनी तरफ खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है, सब डायरेक्शन से खींच रहा है ना, सब डायरेक्शन से खींच रहा है, नहीं खींच रहा है, सब डायरेक्शन से खींच रहा है। ठीक है, सब एक कैसा क्राउन टाइप का आपको दिखाई देगा। तो अब ये वाला जो फोर्स है F, करेक्ट, ये किसकी वजह से लग रहा है बच्चों, सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है ना। तो क्या हम अगर इस लाइन को DF फोर्स है, ये जो DF फोर्स है, क्या हम ये बोल सकते हैं दिस फोर्स DF इज इक्वल टू T सरफेस टेंशन T इनटू DL, सरफेस टेंशन T ले लेते, सरफेस टेंशन T इनटू DL। तो सारे फोर्सेस को जब आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये जो F है तुम्हारा DF, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए DF cos थीटा, DF cos थीटा कितना, T इनटू DL हो जाएगा। जैसे जब सारे फोर्सेस को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, F cos थीटा, और ये कितना जाएगा T इनटू DL, सब DLs को सम अप कर दो, तो टोटल DL का लेंथ कितना आ जाएगा, 2 पाई r आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं बच्चों, आ जाएगा कि नहीं। ओके, तो ये तो हो गई मेरी एक पार्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो F है मेरा, दिस Fx, दिस F cos थीटा इज इक्वल टू T इनटू 2 पाई r। ठीक है, ओके। अब देखो जरा, अब
तो बेसिकली देखो यहाँ पे ये जो फोर्स F cos थीटा वाला फोर्स है, कौन सा फोर्स आया, ये वाला फोर्स है F cos थीटा, ये वाला फोर्स है F cos थीटा जो है ये वाला फोर्स है ना, जो ऊपर की तरफ लग रहा है। इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा होगा, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जितना लिक्विड का जो मास है या वेट है वही तो बैलेंस कर रहा होगा। इस F cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, इसके अंदर जितना फ्लूइड है। तो ऑब्वियसली अभी हम इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल वेट ऑफ द फ्लूइड कितना है, वेट ऑफ द फ्लूइड इज हाउ मच, यहाँ पे cos थीटा का टर्म दिया है, तभी FDF is equal to TDL आएगा, cos थीटा दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। ओके, सो वेट ऑफ द फ्लूइड कितना आ जाएगा, यहाँ पे वेट ऑफ द फ्लूइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा वेट ऑफ द फ्लूइड, ये हाइट h है, ठीक है, ये हाइट h है, तो वेट ऑफ द फ्लूइड हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर h, ये वॉल्यूम, डेंसिटी तो ये होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इनटू g, तो दिस इज वेट ऑफ द फ्लूइड, करेक्ट। weight of the fluid should be equal to this T into 2 pi r cos theta, इसको just equate कर दो। चाहिए तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार डिस्कस कर लूंगा। यहाँ पे जो h आ गया तुम्हारा, h comes out to be r h rho g upon cos theta, फाइनली जवाब देखो। तो यहाँ पे जो मेन स्टेप्स थे डेरिवेशन के वो क्या क्या थे, तो एक तो हमने देखा कि ये वाला जो फोर्स है dF cos थीटा, dF cos थीटा वाला जो फोर्स है, ठीक, ये इसकी वजह से कैपिलैरिटी एक्शन हो रहा होगा। और हमने dF क्या है अपना, dF जो है मेरा, dF इज T टाइम्स dl, dF जो है वो कितना है, dF इज नथिंग बट T टाइम्स dl, तो दोनों साइड cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, dF cos थीटा TL ds cos थीटा, करेक्ट। तो जब आप इस पूरी लेंथ को देखोगे, दिस कम्स आउट टू बी, dl कम्स आउट टू बी 2 pi r, ठीक है। और हमें क्या पता है, वेट ऑफ द फ्लूइड, ये F cos थीटा शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड इतना आ गया, बस दोनों साइड को इक्वेट कर दो तो h का वैल्यू इतना आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में एक बार इसको रीड कर लेना, नेक्स्ट क्लास में और कुछ डाउट रहेगा तो वी विल टेक दैट, ठीक है। तो अभी के लिए विल एंड इट हियर, किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो। सो विद दिस वी एंड योर दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़े से विल डू सम क्वेश्चन सॉल्विंग एंड आपका कुछ पर्सनल डाउट है इसको रीड करने के बाद आता है तो विल टेक दैट, ठीक है। अभी के लिए विल जस्ट एंड इट हियर। कैपिलैरिटी में नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से ले लूंगा, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी का केस भी डिस्कस करना है, पानी का केस हमने डिस्कस किया, मर्क्यूरी का केस भी डिस्कस करेंगे। आप भी सोचना मर्क्यूरी के केस में क्या हो रहा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो विल एंड दिस सेशन हियर ओनली।